देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में आपका सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ाया जा रहा था, विधि का स्रोत। उसमें जो पहला हमने स्रोतों को दो वर्गों में बांटा था। एक आपका मेन सोर्सेज या प्रमुख स्रोत कहा जाता है, और दूसरा सेकेंडरी या सहायक या गौण स्रोत। मुख्य स्रोत में हमने तीन वर्गों में उसको बांटा था। एक आपका विधायन यानी कि लेजिस्लेशन, जो वर्तमान में सर्वोच्च शिखर पर है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो विधायन के बारे में आपका डिटेल में बताया गया था। बात ना करिए भाई कि विधायन होता क्या है और ये क्या चीज़ है। और दो तीन क्वेश्चन अब तक के इतिहास में जो बने हैं वो भी हम बताए थे। एक आपका चिपमैन ग्रे की परिभाषा बना है कि आपका विधायन क्या है या विधान क्या है, लेजिस्लेशन। तो जो राज्य की व्यवस्थापकीय अंग होता है यानी कि जो लेजिस्लेचर आपका पार्ट होता है, उसकी औपचारिक घोषणा यानी कि फॉर्मल डिक्लेरेशन। फिर आपका सामंड ने विधायन को दो वर्गों में बांटा, ये पूछा गया है। एक सर्वोच्च और दूसरा अधीनस्थ। सर्वोच्च विधायन कौन होगा ये पूछा गया है जे में। तो संसद द्वारा बनाया गया, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया। और जो ऑर्डिनेंस होता है ये क्या है, सर्वोच्च विधायन। इसके अलावा जो भी प्राधिकारी कानून बनाएगा वह भी कानून है, लेकिन उस कानून को सामंड के अनुसार सबॉर्डिनेट लॉ कहा जाएगा, अधीनस्थ लॉ। ये याद रखिए। अधीनस्थ लॉ को 5 प्रकारों में सामंड बांटते हैं, बताया भी गया था। इसके बाद आपका बताया गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आपका जूरिस्प्रूडेंस में कम चांस रहता है, लेकिन आपका हो सकता है पूछ ले। तो प्रत्यायोजित विधायन आपका कह सकते हैं, मैं बताया था कि इनरी दिल्ली लॉज एक्ट का केस आया और उस केस में प्रत्यायोजित विधायन को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना, लेकिन ये शर्त लगाई कि संसद अपने कानून बनाने के ओरिजिनल पावर का ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो किस शक्ति का कर सकते हैं, केवल सहायक, यानी कि मूल का नहीं कर सकती। इसके बाद आपका दूसरा स्रोत हमने कल शुरू किया था, कस्टम या यूजेज, यानी कि प्रथा या रूढ़। तो कल आपका एक तो भूमिका बताया गया था कि प्रथा या रूढ़ि है क्या, कस्टम या यूजेज है क्या, और लगभग कोरिलेशन भी आपका हर एक जगह से हम बता चुके हैं। फिर आपका जो स्कूल हमने बताया है, यानी कि पद्धति या विचारधारा या जो मत हमने बताया है, उसमें दो मत याद रखिएगा। आपका पहला एनालिटिकल स्कूल, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा, जो ये बताती है कि ये जो प्रथाएं और रूढ़ियां होती है वह पॉजिटिव मोरालिटी है, सकारात्मक नैतिकता है, व्यक्ति संप्रभु की इच्छा के कारण या भय के कारण नहीं, बल्कि समाज की इच्छा के कारण इनका पालन करते हैं। जबकि हिस्टोरिकल स्कूल बताता है कि समाज के भय के कारण लोग प्रथाओं का पालन करते हैं, और यही प्रथा ही कानून होती है। जब एक देश में एक विषय के बारे में लोग एक जैसा आचरण दर्शाने लगते हैं तो सेवनी के अनुसार नेशनल स्पिरिट आ जाती है, राष्ट्रीय भावना आ जाती है। और इसी को सेवनी ओकजिस्ट कहते हैं, लोक चेतना या जन चेतना। तो जन चेतना का सिद्धांत किसने दिया, उपदिष्ट का? सेवनी ने। नामकरण पूछा जाता है तो इनके शिष्य पूछता ने। भाई ये सब एकदम रटा होना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है। फिर आपका प्रथा के बारे में हम बताए थे। एक घास के मैदान का उदाहरण हमने बताया था। ये उदाहरण ही डायरेक्ट जे में पूछा गया है कि ये उदाहरण किसने दिया। तो देखिए यहाँ कैसे लोग गलती करते हैं। दे देगा ऑस्टिन ने दिया, जर्मी बेंथम ने दिया, सामंड ने दिया, हालैंड ने दिया।
तो ये उदाहरण आपका मैं कल बताया था, हॉलैंड ने दिया। ज़्यादा लोग सामंड मारकर आते हैं, सामंड नहीं मारना है, क्या मारना है? हॉलैंड। अब आइए एक एक करके आपका जो अब आइए अब अगला पॉइंट आपको 3 एंगल से आपको पढ़ना है प्रथाओं को। एक परिभाषा पढ़ना है, परिभाषा से ही क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा प्रथा के आवश्यक तत्व बनता है कि कोई प्रथा मान्य कब होगी, तो उसके लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं। और अंत में हमें पढ़ना है क्या प्रथा ला है कि नहीं। इस विषय पर दो विचारधाराओं का मत लास्ट में देखना है, एक ऐतिहासिक का और दूसरा विश्लेषणात्मक का। तो एकदम शुरुआती दौर से देखिए आपका प्रथा की परिभाषा। फिर एक बार हम 3 शब्दों को बता रहे हैं क्योंकि यही 3 शब्द आपका पहले आपका प्रचलन आता है। प्रचलन यानी कि फैशन या चलन। जब यही लंबे समय तक प्रचलन चलता रहता है तो ये क्या बन जाती है? कस्टम या प्रथा। और ये प्रथा स्मरणातीत हो, यानी कि किसी को पता ही न हो कि ये परंपरा कब से चली आ रही है, तो इसी को आपका क्या कहा जाता है? रूढ़। उर्दू में भी याद रखिएगा, बिहार में पूछा गया है, उर्फ कहा जाता है। उर्फ का मतलब कि प्रथा और रूढ़ या ट्रेडिशन यानी कि परंपराएं। इंग्लैंड की जहाँ तक बात है, आइए शुरुआत किया जाए। अब पहले इंग्लैंड का नियम निपटा दिया जाए। इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ है, यानी कि कॉमन लॉ का मतलब हिंदी में होता है सामान्य विधि या रूढ़िगत विधि या परंपरागत विधि। जो कॉमन लॉ इंग्लैंड का है वह रूढ़ या परिपाटी पर ही आधारित है, यानी कि कहीं किताबों में कुछ नहीं लिखा है। ये है कि परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा का लोग क्या कर रहे हैं? पालन। यहाँ तक कि इंग्लैंड में लिखित संविधान भी नहीं है, यानी कि इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। तो आप ये सोचेंगे कि आखिर वहाँ की सरकार और कैसे चलाई जाती है? तो वहीं परंपराओं द्वारा, कॉमन लॉ द्वारा, प्रथाओं द्वारा और रूढ़ियों द्वारा। यानी कि जो प्राचीन रूढ़ियाँ हैं इंग्लैंड में, उन्हीं के तहत वहाँ का शासन चलाया जाता है। कोई लिखित में संविधान नहीं है, ये याद रखिए। तो कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है? तो एक ही देश है, वह आपका इंग्लैंड। उसकी एक और विशेषता है कि विश्व के प्रत्येक देश के लिए संविधान बना दिया जहाँ जहाँ शासन था, लेकिन अपने लिए कभी भी ब्रिटेन वालों ने संविधान नहीं बनाया। यानी कि ये सोचा कि हम परंपरा प्रेमी हैं, प्रथा प्रेमी हैं, हम तो प्रथा से गवर्न हो जाएंगे, हमारे लिए लिखित संविधान की आवश्यकता। और पूरे आधे विश्व के लिए संविधान बना दिए सब, लेकिन अपने लिए कभी नहीं बनाए। तो भारत के लिए जो लास्ट में संविधान बनाए थे, भारत शासन अधिनियम 1935 में, जिससे 75% प्रावधान हमारे संविधान में क्या किया गया है? एडा। तो आइए अब परिभाषा से शुरू किया जाए। आपका 20-25 परिभाषाएं हैं, लेकिन 7-8 परिभाषाएं जो रिपीट की गई है वह याद रखिएगा। लेकिन एक एक यहाँ परिभाषा भाई याद करनी पड़ेगी, लेकिन 2-4 ट्रिक है। जो 5-6 परिभाषाएं मेन हैं, अब तक के इतिहास में वही परिभाषाएं पूछी गई हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। वैसे परिभाषाएं आपका 15-20 मिलेंगी प्रथा की। देखिए आपका प्रथा की परिभाषा, पहली परिभाषा शुरू किया जाए जे स्टार्क की। ये परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी मिलेगी और जुरिस्प्रूडेंस में भी। जे स्टार्क कहते हैं कि आपका जो चलन होता है, जो प्रचलन होता है या जो फैशन होता है, वह कस्टम का यानी कि प्रथा की प्रारंभिक स्थिति होती है। तो आपका बोर्ड पर लिखा गया है
प्रथा की प्रारंभिक स्थिति क्या है? प्रचलन। यही प्रचलन कुछ वर्षों तक चलता रहता है तो ये क्या बन जाती है? प्रथा। तो कौन विद्वान ये कहता है कि प्रत्येक प्रथा की शुरुआत प्रचलन या फैशन या चलन से होती है? तो जे स्टार। ये अंतरराष्ट्रीय विधि में भी काम करेगी परिभाषा, और आपका जुरिस्प्रूडेंस में, दोनों जगह काम करेगी। अगला देखिए, इसके बाद आपका नारद स्मृति देखा जाए। नारद स्मृति में यह कहा गया है कि सशक्त होने के कारण ही प्रथा विधि की अध्यारोही होती हैं। इसका मतलब समझिए, यानी कि सशक्त होने के कारण ही, सशक्त माने पावरफुल होने के कारण, पावरफुल होने के कारण मतलब मजबूत होने के कारण जो ये कस्टम है, यानी कि प्रथा है, इसमें इतना बल होता है कि ये विधि पर प्रिवेल करती है, विधि पर अभिभावी होती है, यानी कि कानून के नियम के ऊपर भी लागू होती है। यानी कि अगर कोई प्रथा है, अगर कोई कानून है, तो नारद स्मृति में कहा गया है कि जो समाज की परंपराएं हैं वह कानून पर क्या करेंगी? अध्यारोही होंगी, यानी कि प्रिवेल करेंगी, अभिभावी होंगी। तो किसको सर्वोच्च माना जाएगा? दोनों में टकराव होगा तो नारद स्मृति के अनुसार प्रथा को। तीसरा देखिए, मनु स्मृति। आपका काफी विवादित भी रहता है आपका मनु स्मृति। मनु ने लिखा था और ये कहते हैं कि जिस मार्ग से पूर्वज चले हो उसी मार्ग से चलना श्रेयस्कर होता है। यानी कि जिस मार्ग को हमारे पूर्वजों ने अपनाया है उसी मार्ग पर चलना अच्छा माना जाएगा। यानी कि लीक पर गाड़ी चलती है तो लीक पर क्या चला? समाज चले। यानी कि जो हमारे बाप दादा परदादा जिस परंपरा का पालन किए हैं उस परंपरा का पालन करना आपका सबका धर्म है। ये कौन मानते हैं? हम नहीं मानते। ये न कहिएगा कि सर कह रहे थे कि ये मानिए। हाँ, ये सबसे बड़े विवाद के विषय है मनुस्मृति, ये कहते हैं। अब लॉर्ड कोक देखिए, लॉर्ड कोक का आ जाइए। लॉर्ड कोक क्या कहते हैं कि आपका रूढ़ियाँ इंग्लैंड की विधियों के त्रिकोण में मुख्य है। अब आइए इनको देखा जाए। देखिए, जहाँ तक लॉर्ड कोक की बात है, लॉर्ड कोक ये कहते हैं, इनकी परिभाषा आ सकती है कि किसने ये वाक्य कहा है कि जो प्रथाएं या रूढ़ियाँ हैं वह इंग्लैंड की विधियों के त्रिकोण में, यानी कि संगम में महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा है? तो लॉर्ड कोक ने। तो इनका पहले व्यू देखा जाए, पीछे बैठे हो जगह, इनका व्यू देखा जाए। यानी कि आपका इंग्लैंड में विधायन है, आपका विधायन के बाद न्यायिक निर्णय है, न्यायिक निर्णय के बाद प्रथाएं हैं। तो लॉर्ड कोक सबसे ज़्यादा किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? विधायन को, कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को, कि इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ चला आ रहा है कि प्रथाओं को, कॉमन लॉ का मतलब ये हुआ कि वहाँ का कौन सा नियम ट्रेडिशनल, यानी कि परंपरागत, जहाँ भी कॉमन लॉ आए, इस कॉमन लॉ जहाँ भी शब्द आए, आप एक लाइन जरूर वहाँ याद रखिए। फिर हम बता रहे हैं कॉमन लॉ आपका, क्योंकि बार बार ये कॉमन लॉ आ रहा है तो यही बताना ये शब्द आवश्यक है। इंग्लैंड में दो प्रकार की विधियां हैं, एक कॉमन लॉ और दूसरा स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ या संविधि कहा जाता है। संविधि का मतलब ये हुआ कि जिस कानून को वहाँ की संसद ने बनाया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस कानून का निर्माण इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने किया है उसे स्टैट्यूट कहा जाता है, संविधि कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है। और जो कानून बनाए नहीं गए हैं,
बल्कि समाज में पाए जाते हैं। इंग्लैंड में उन कानूनों को कॉमन लॉ या सामान्य विधि, परंपरागत विधि, प्रथाओं पर आधारित विधि कहा जाता है। अब अपकृत में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अपकृत की उत्पत्ति किससे हुई? अधिनियमित विधि से हुई कि इंग्लैंड के कॉमन लॉ से हुई? तो बताइए, क्या टाट में कानून बनाया गया कि कॉमन परंपराओं से हुई? परंपराओं से। कानून आज भी नहीं है पूरी तरह। यानी कि टाट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर अलिखित विधियां निर्णयों के माध्यम से चलती हैं। फिर एक बार याद रखिए भाई, कॉमन लॉ का मतलब ये हुआ। तो जो ये आपका कॉमन लॉ का कई सिद्धांत थे, जैसे कि मेंस रिया या दुराशय का सिद्धांत। तो दुराशय का सिद्धांत की देन किसकी है? कॉमन लॉ की है। आप पढ़ते होंगे कि कॉमन लॉ में ये नियम था। तो कॉमन लॉ का मतलब कि जो इंग्लैंड की कौन सा कानून था, परंपरागत था, उसमें ये नियम था कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम नासी मेंसिट्रिया, मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो। ये जो सिद्धांत है आपका, ये कॉमन लॉ में लागू था। लेकिन आर बनाम प्रिंस और आर बनाम टाल्सन के मामले में स्टेचुटरी लॉ में भी लागू कर दिया गया। तो पहले कॉमन लॉ में लागू था। अब आगे देखा जाए, आपका लॉर्ड कोक के बाद ऑस्टिन आइए। इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है, पूछी गई है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब जॉन ऑस्टिन के बारे में फिर एक बार दोहराइए, और किसके बारे में ये क्या क्या कोटेशन कहते हैं, थोड़ा वो भी देखिए। आपका एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक या आज्ञापक या समादेशात्मक या प्रमाणवादी, चारों एक ही हैं। चारों के आपका चारों एक ही हैं आपका माने सिद्धांत। तो इनके फादर पूछा गया है, इनके पिता कौन है? जॉन ऑस्टिन। दूसरा क्वेश्चन आया है कि जॉन ऑस्टिन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। किससे एक कदम आगे माने जाते हैं? तो अपने गुरु से माने जाएंगे। तो इनके गुरु कौन थे? तो आपका जर्मी बेंथम थे। तो जॉन ऑस्टिन किससे एक कदम आगे हैं? जर्मी बेंथम। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा विधि के बारे में? कि विधि तो संप्रभु का क्या है? समादेश। अब बताते रहिए एक है क्वेश्चन। इन्होंने विधि संप्रभु का समादेश है, ये सिद्धांत किससे प्रेरित होकर दिया? तो रोमन विधि से। ये जर्मनी गए। जर्मनी में इन्होंने रोमन विधि का अध्ययन किया, और उसी से ये क्वेश्चन आ चुका है, किससे प्रेरित होकर? तो रोमन विधि से। फिर आपका तीनों पर क्वेश्चन आया है कि विधि की परिभाषा किससे प्रेरित है, किससे एडाप्ट किए हैं? ब्लैक स्टोन से। आपका संप्रभु की परिभाषा हाफ से, और समादेश आपका जर्मी बेंथम। अब विधि हो सकती है नकारात्मक सकारात्मक, दोनों दोनों। आपका संप्रभुता के गुण होते हैं दोनों, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक। और समादेश कैसे हो सकते हैं? दोनों। नकारात्मक मतलब कि कुछ कोई न करे, और सकारात्मक मतलब कुछ कोई करे। जैसे कि प्रपोजल हम बता रहे थे कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने तो सकारात्मक, या कोई कार्य न करने की अपनी इच्छा बताता है आपका। तो आपका ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, गलत न हो, रिवीजन भी कराया जा रहा है बीच बीच में। जॉन ऑस्टिन ने आपका पॉजिटिव लॉ किसको माना? विध्यात्मक विधि हम कहते हैं। तो प्रवर द्वारा अवर के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, यानी कि सुपीरियर द्वारा सबॉर्डिनेट के लिए जो आचरण के नियम बनाए जाते हैं, केवल और केवल उसी को आपका पॉजिटिव लॉ या विध्यात्मक विधि या आज्ञापक विधि कौन कहते हैं? ऑस्टिन।
अब अंतर्राष्ट्रीय विधि की इनकी परिभाषा देखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई संप्रभु है ही नहीं, कोई सक्षम विधायिका नहीं है, कोई सक्षम न्यायपालिका नहीं है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल और केवल विध्यात्मक नैतिकता है, पॉजिटिव मोरालिटी है। ये कोटेशन आ चुका है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता कहा है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव मोरालिटी या विध्यात्मक नैतिकता, यानी कि देश अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन आपका नैतिकतावश करते हैं, भयवश नहीं करते। ये किसने कहा है? तो अब समस्या प्रथा पर इनकी आ गई, क्योंकि ये आपका मुख्य रूप से सावरेन को देखते हैं और ये कहते हैं कि सावरेन ने समादेश दिया, कमांड दिया, तो व्यक्तियों का ये कर्तव्य उत्पन्न हुआ कि सावरेन के समादेश का पालन करें। अगर कोई व्यक्ति ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, अर्थात सावरेन के समादेश का पालन नहीं करता, तो उस व्यक्ति को सावरेन क्या देगा? सेंशन देगा, यानी कि भय दिखाएगा, दंड देगा। तो आखिर लोग प्रथा क्या है? प्रथा में तो ऐसा कोई सावरेन आदेश ही नहीं दिया है, प्रथा तो समाज ने बनाया है। तो प्रथा के पीछे मैं बता चुका हूँ किसका भय रहता है, आपका संप्रभु का कि समाज का? समाज का। तो तुरंत आपका आस्टीन पर आ जाइए। आस्टीन कहते हैं कि रूढ़ तो पॉजिटिव मोरालिटी है, यानी कि जो रूढ़ या प्रथा है वह सकारात्मक नैतिकता है, क्योंकि लोग आपका संप्रभु के भयवश नहीं, बल्कि समाज में रहने के कारण पालन करते हैं, क्योंकि संप्रभु का कोई इसमें रोल नहीं है, कोई भय नहीं है। अतः इसे पॉजिटिव लॉ न मानकर केवल और केवल क्या माना जाएगा? सकारात्मक नैतिकता। तो जैसे ही सकारात्मक नैतिकता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विधि में और चाहे प्रथा में, वो क्या मारकर आपको आना है? जॉन ऑस्टिन। एकदम कवर किए रहिए, पूछ सकता है, पूछा भी गया, अंडरलाइन इसको करना है। अगला देखिए, हॉलैंड देखिए। हॉलैंड का भी आपका पूछा जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। हॉलैंड क्या कहते हैं कि किसी विशिष्ट व्यवहार चर्या का जब दीर्घकाल तक एक वर्ग के लोगों द्वारा पालन किया जाता है, तो वह रूढ़ बन जाती है। अब इसको समझने का प्रयास करिए, यानी कि जब किसी विषय के बारे में समाज के किसी वर्ग द्वारा एक जैसा व्यवहार किया जाता है और दीर्घकाल से किया जाता है, यानी कि लंबे समय से किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वह क्या बन जाती है? रूढ़। जैसे कि आपका 7 स्टेप का उदाहरण देख सकते हैं कि सप्तपदी का जो पालन है, एक वर्ग यानी कि हिंदू वर्ग अपने विवाह में बहुत लंबे समय से कर रहा है, तो ये अब क्या बन गई है? रूढ़। ये हम नहीं बता रहे हैं, किसका कोटेशन है? आपका हॉलैंड का। हॉलैंड एक अच्छा उदाहरण अपने कोटेशन को सपोर्ट के लिए देते हैं। वह घास का मैदान, कल मैं बताया था डिटेल में, सामंड न मार कर आइएगा। किसको मारना है भाई? फिर याद रखिए, जैसे ही 3 4 उदाहरण याद रखिएगा। जैसे ही आपका कह सकते हैं कि अगर उदाहरण 3 4 एक साथ पढ़िए भाई। जैसे ही आपका कुत्ते का उदाहरण आए तो जर्मी बेंथम, जैसे ही बाल्टी के पानी का उदाहरण आ जाए तो हाफेल्ड मारना है, और जैसे ही आपका घास के मैदान का उदाहरण प्रथा में आ जाए तो हालैंड मारना है, और लिविंग लॉ में सजीव विधि में आपका जैसे उदाहरण तालाब या पोखरे का आ जाए तो इहरलिच मारना है। एक उदाहरण आपका पूछ सकता है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जूरिस्प्रूडेंस में आगे बढ़ाएगी। चारों उदाहरण एक साथ तैयार रहेगा तो कहीं से पूछे,
गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अगला देखिए आपका आपका बात ना करिए भाई। हाँ फेल्ड है भाई, पूछ लीजिए एक बार बता दिया जाएगा, आपस में ना बात करिए। हाँ ह फेल्ड, इन्होंने आपका स्वामित्व की परिभाषा दी, बता हम देते हैं कि स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का समुच्चय है। जिस प्रकार बाल्टी में पानी रखा गया है, एक एक बूंद को आप निकाल सकते हैं, तो स्वामित्व में से उसी प्रकार एक एक अधिकारों को आप अलग कर सकते हैं। वो आगे बताया जाएगा। अगला देखिए आपका हॉलैंड का उदाहरण देखिए। हॉलैंड ये बताते हैं कि जिस प्रकार एक घास का मैदान है, एक व्यक्ति उससे बीच से गुजरा मैदान का, देखा देखी कई लोग गांवों के उसी रास्ते से क्या होने लगे, आने जाने लगे, तो कई सालों तक आने जाने लगे, तो ये जो प्रचलन था, फैशन था, किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रथा में। और किसी गांव वाले को पता ही नहीं है कि हमारे पूर्वज कब से आ जा रहे हैं, तो यही प्रथा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रूढ़ में। अगला देखिए सामंड। सामंड का कोटेशन पूछा गया है कि समाज के लिए रूढ़ का वही महत्व है जो विधि का राज्य के लिए है। ये कोटेशन आ चुका है। समाज के लिए रूढ़ का वही महत्व है जो महत्व विधि का राज्य के लिए है। इसका मतलब ये समझिए, जिस प्रकार राज्य विधि बनाता है और आपका विधि के जो व्यक्ति विधि का पालन नहीं करते, राज्य उन्हें सेंशन देता है, राज्य उन्हें दंडित करता है। सेम उसी प्रकार जो रूढ़ियां हैं वह समाज के लिए हैं, उतना प्रभाव रखती हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति रूढ़ि का पालन नहीं करता है, तो कौन दंडित उसे करेगा, समाज। यानी कि राज्य के लिए विधि का जो आपका माने कह सकते हैं प्रभाव है, वही समाज में किसका प्रभाव है, रूढ़ि का। तो जैसे ही राज्य को विधि से कोरिलेट करिए, आ चुका है कोटेशन आपका, और आपका माने रूढ़ि को समाज से कोरिलेट किया जाए, तो आप सामंड मारेंगे। अगला देखिए जेथरो ब्राउन। जेथरो ब्राउन क्या कहते हैं, रूढ़ियां प्रायः न्यायिक निर्णय की उत्तरगामी होती हैं, सबसिक्वेंट होती हैं, पश्चातवर्ती होती हैं। यानी कि जेथरो ब्राउन ये कहते हैं, इंग्लैंड के ही थे, कि इंग्लैंड में जब किसी विषय पर न्यायालय निर्णय दे देते हैं, तो वह जो निर्णय होता है उसका लोग पालन करने लगते हैं, और वह अब रूढ़ बन जाती हैं। अर्थात जो रूढ़ियाँ होती हैं वह न्यायिक निर्णय के बाद आती हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, जेथरो ब्राउन। अगला देखिए प्रोफेसर चिपमैन ग्रे। अब इनका थोड़ा देखिए, इनका व्यू देखिए। बताइए प्रोफेसर चिपमैन ग्रे चूंकि स्वयं एक न्यायाधीश थे, तो किस पर ये बल देंगे ज़्यादा, न्यायाधीशों पर ही। और इन आपका यथार्थवादी विचारधारा में भी इनको पढ़ाया गया, विश्लेषणात्मक में भी पढ़ाया गया। तो ये भी तो वही न्यायालय पर ही भरोसा करेंगे कि जब न्यायालय कोई निर्णय देता है, तो धीरे धीरे लोग उस निर्णय का पालन करना शुरू करते हैं, और जब पालन करने लगते हैं, तो वह समाज में एक क्या बन जाती है, रूढ़। तो देखिए क्या रूढ़ प्रायः न्यायिक निर्णय से उत्पन्न होती है। तो अब उदाहरण बता दिया गया, समझाने की आवश्यकता नहीं है। रूढ़ प्रायः न्यायिक निर्णय से उत्पन्न होती हैं। ये कौन बताते हैं, प्रोफेसर चिपमैन ग्रे। डायस एवं ह्यूज का देखा जाए, आचरण की समानता ही रूढ़ है, किसने कहा, डायस एवं ह्यूज कहते हैं। आपका ये इसके बाद आपका ब्लैक स्टोन का जो कोटेशन हम बता रहे हैं, देखिए लेले मस्तर में क्या पूछा गया है कि किन विद्वानों ने इंग्लैंड की विधि को रूढ़ि पर आधारित माना है। ये कुछ
ये आपका पूछा गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलएम परीक्षा में, ये में नहीं पूछा है। फिर एक बार क्वेश्चन देखिए, किन विद्वानों ने आपका इंग्लैंड की विधि को रूढ़ि पर आधारित माना या रूढ़िगत विधि कहा है? तो दो विद्वान शुद्ध रूप से आपका कह सकते हैं, ये कहते हैं, एक ब्लैक स्टोन है और दूसरे पोलक हैं। तो दो दो विद्वानों का नाम देगा। देखिए, अगर एक एक विद्वान का नाम दे और ये क्वेश्चन आपका जे में आ जाए कि किसने इंग्लैंड की विधि को रूढ़ि पर आधारित माना है, एक विद्वान का नाम आए तो एक खोजिएगा, या तो पोलक या ब्लैक स्टोन। दो तीन मॉडल बन सकता है, या तो बन सकता है पोलक, दूसरा ब्लैक स्टोन, तीसरा दोनों। इनमें से कोई नहीं, तब क्या मारेंगे? दोनों। और अगर दो दो विद्वानों का एक ग्रुप में नाम दे दे, तो जो ग्रुप आप देखेंगे वो क्या देखेंगे? ब्लैक स्टोन एवं पोलक। देखिए, फिर एक बार बताया जाए कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा में एक बार बना था 2-3 साल पहले, लेकिन ये में ये आज तक क्वेश्चन नहीं बना। अब आ जाइए लास्ट में आपका सर हेनरी मेन देख लिया जाए। फिर सर हेनरी मेन के बारे में एक बार फिर आप जो पुराना इतिहास है अब दोहराते रहना है। जो जो विद्वान आ जाए महत्वपूर्ण है तो उसको एक बार दिमाग में पीछे से क्या करना है, बैठाते भी रहना। चलिए, सर हेनरी मेन आप कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। सर हेनरी मेन किस विचारधारा से संबंधित हैं? आपका विश्लेषणात्मक की, ऐतिहासिक की, आपका प्राकृतिक ऐतिहासिक। सर हेनरी मेन ने किसने समाज का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया? सर हेनरी मेन ने। इन्होंने समाज को कितने वर्गों में बांटा? दो वर्गों में। कौन कौन समाज? आदिम समाज और आधुनिक समाज। किसने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया? सर हेनरी मैन ने। एंशियंट लॉ की किताब किसने लिखी? सर हेनरी मैन। रिवर्स गियर मारिए, किसने संविदा से पारिस्थितिकी की ओर का सिद्धांत दिया? प्रोफेसर एलन। अब इतना 10 क्वेश्चन तो एक लाइन में तैयार हो गया आपका, 10 क्वेश्चन। सर हेनरी मेन आपका शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक थे कि विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा? बताया गया। शुद्ध में कौन आएगा? सेवनी। और विकासवादी में सर हेनरी मेन। ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा के पिता कौन माने जाते हैं? ब्रिटिश, हाँ, सर हेनरी। देखिए, मैं ब्रिटिश लगाया हूँ आगे, यही जर्मनी ऐतिहासिक विचारधारा के फादर सेवनी। और जैसे ही ब्रिटिश आ जाए सर हेनरी मैन, और ऐसे आए कि ऐतिहासिक विचारधारा के पिता, तब सेवनी। लेकिन जर्मनी में अगर पूछे तब भी सेवनी, लेकिन हल्का सा चेंज कर दे क्या? ब्रिटिश, तो ब्रिटिश में आ जाएगा तो सर हेनरी मैन। अब ये क्या कहते हैं, ये समाज को दो वर्गों में बांटे थे और आपका समाज में विधि का विकास कैसे होता है इसको समझाए थे। तो चरण फिर एक बार याद रखिए, यही चरण पिछली बार यूपीजे में पूछा गया था क्रम से कि कौन सा सर हेनरी मेन के अनुसार समाज में विधि के विकास का कौन सा चरण सही है। तो पहले थेमिस्ट आता है। थेमिस्ट मैं बताया था कि ये रोम की थेमिस्ट शब्द थेमिस से बना है। ये रोम की देवी का नाम है और ये माना जाता था शुरुआती दौर में कि रोम की देवी राजा के जिह्वा पर बैठ गई हैं और बैठकर बुलवाती हैं राजा से। यानी कि जो समादेश राजा देता है वह किसकी प्रेरणा से देता है? ऊपर वाले की, यानी कि ईश्वरी। उसके बाद प्रथा आती है। उसके बाद आपका विधि का ज्ञान पुरोहितों द्वारा। उसके बाद संहिताकरण। ये 4 पॉइंट। अब आइए, सर हेनरी मेन ये कहते हैं कि जब भी कानून का विकास होता है तो आपका सभी विधियों का जो प्रारंभ होता है वो प्रथाओं से ही होता है। तो बताइए, सर हेनरी मेन
चौथे चरण पर प्रथा को रखते हैं, पहले चरण की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे, दूसरे। फिर एक बार क्रम बनाइए तो पहला चरण कौन था? ईश्वरीय प्रेरणा से समादेश, जिसे थेमिस्ट कहा गया। दूसरा वह प्रथा बन गई। तीसरा विधि का ज्ञान पुरोहितों द्वारा, माने अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा। और चौथा विद्रोह होता है तो क्या होता है? कोडिफिकेशन। आदिम समाज यहीं तक रुक जाता है। विकासशील समाज का 3 चरणों में और विकास होता है, आपका मिथक, साम्या और आपका लेजिस्लेशन यानी कि विधायन। फिर बैक होइए। इस प्रकार आपका जो परिभाषाएं थी वो परिभाषाएं प्रथा की समाप्त हुई। अब दूसरा देखा जाए, कब प्रथा कानून बन जाती है। अब इस पर चर्चा कर लिया जाए, तब लास्ट में प्रथा के आवश्यक तत्व। देखिए, कब कोई आपका जो प्रथा है या रूढ़ है आपका कानून बन जाती है, इस बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। ऐतिहासिक विचारधारा के विद्वान मानते हैं कि प्रथा या रूढ़ि स्वयं कानून है, किसी अन्य को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधि समाज में पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। पिछली बार ही एक क्वेश्चन आया था, किसका थीम है ये विचारधारा का? ऐतिहासिक। सेवनी महोदय हुए, आपका कह सकते हैं सर हेनरी मेन महोदय हुए। इन्होंने प्रथाओं को ही विधि मान लिया, लेकिन भी लगाना है। जो एनालिटिकल स्कूल हैं उनका मानना है कि विधि समाज में पाई नहीं जाती, बल्कि किसी प्रवर द्वारा अवर के लिए जानबूझकर निर्मित की जाती हैं, अर्थात प्रथा स्वतः कानून नहीं है। जहाँ तक ऑस्टिन की बात है, प्रथा को पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं, सकारात्मक नैतिकता कहते हैं। और ऑस्टिन महोदय बताते हैं कि लोग संप्रभु के भय के कारण नहीं, बल्कि समाज के कारण प्रथाओं का नैतिक रूप से क्या करते हैं? पालन। हाँ, ऑस्टिन यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा ये बताती है कि कोई कस्टम या यूजेज विधि तभी बनेगा जब या तो संप्रभु उस प्रथा को समादेश के रूप में क्या कर दे? जारी कर दे, या न्यायालय निर्णय देकर उस प्रथा को क्या करे? मान्यता दे दे। तो विश्लेषणात्मक के अनुसार कब प्रथा विधि बन जाएगी? या तो संप्रभु उसको क्या बना दे? विधि। या दूसरा कौन मान्यता दे दे? न्यायपालिका। अब आइए आपका प्रथा या रूढ़ के आवश्यक तत्व देखा जाए। देखिए, प्रथा और रूढ़ के जहाँ तक आवश्यक तत्वों की बात है, यहाँ से भी आपका पहले मॉडल देख लिया जाए। पहला मॉडल आपका यही बना है कि प्रथा, मान्य प्रथा के लिए क्या आवश्यक है। पहला क्वेश्चन ये, तो जितने आवश्यक तत्व बताए जाएंगे वह आवश्यक तत्व तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, प्रथा के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं है। यही क्वेश्चन ज़्यादा लोग गलत करके आएंगे कि क्या आवश्यक नहीं है। जैसे आपका दे देगा प्राचीन होना, फिर आपका दे देगा माने शांतिपूर्ण उपयोग होना, नैतिक होना, अनैतिक होना। तो कौन प्रथा के आवश्यक तत्व नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो प्रथा अनैतिक न हो, अनैतिक प्रथा नहीं हो सकती। यानी कि इसका मतलब कि किसी प्रथा को कानूनी दर्जा देने के लिए, विधि द्वारा मान्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उस प्रथा में निम्नलिखित तत्व पाए जाएं। उस प्रथा की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, उस प्रथा में निम्नलिखित क्वालिटी होनी चाहिए। तो आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? अब एक एक करके देखिए। दो तीन केस भी याद रखना है। केस जो याद आपको रखना है,
एक पेड़ की छाया वाला केस, उपनाम भी मैं बताऊंगा, और एक मछली का जाल सुखाने वाला केस। दो केस याद रखिएगा प्रथाओं पर, एक पेड़ की छाया वाला केस और दूसरा मछली की जाल को क्या करना, सुखाने वाला। अब शुरुआत किया जाए आवश्यक तत्वों की। पहला आवश्यक तत्व है प्रथा के लिए, मान्य प्रथा के लिए ये आवश्यक है कि वह एंशियंट होनी चाहिए। एंशियंट का मतलब ये हुआ कि प्राचीन होनी चाहिए। अब आइए देखा जाए पहला जो शर्त है मान्य प्रथा के लिए कि वह प्रथा प्राचीन हो, एंशियंट हो। अब समस्या ये आई कि पहले इंग्लैंड का नियम देखा जाए कि कितनी प्राचीन होनी चाहिए। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि अगर कोई प्रथा रिचर्ड फर्स्ट के राज्यारोहण के काल से, यानी कि 1189 ईस्वी से, अर्थात 1189 ईस्वी के पहले, डेट याद रखिएगा। इंग्लैंड में कौन सा आपका समय हम बता रहे हैं, 1189। जो रिचर्ड वहाँ के जो सम्राट थे, रिचर्ड फर्स्ट का आपका राज्यारोहण का काल था। तो एक इंग्लैंड में निर्धारित कर दी गई है डेट, डेट नहीं समय, यानी कि सन, कि अगर कोई इंग्लैंड में प्रथा है और 1189 के पहले से चली आ रही है तो वह प्रथा विधि मानी जाएगी इंग्लैंड में। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है। यानी कि जहाँ तक भारत की बात है कि कब से प्रथा चली आ रही है तो वह विधि का बल प्राप्त कर लेगी, इसके लिए भारत में कहीं कोई कानूनन समय निर्धारित नहीं है। लेकिन भारत में प्राचीनता होनी चाहिए। कितनी प्राचीन हो, 50 साल की, 100 साल की, 200 साल, ये कहीं वर्णन नहीं है। तो इस विषय पर पहला केस आपका सुप्रीम कोर्ट का आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में मान्य प्रथा के लिए प्राचीनता तो आवश्यक है, लेकिन समय का कोई निर्धारण नहीं। 100 साल हो, 2 साल से चल रही हो कि 1000 से चल रही हो, इसके लिए कोई समय भारत में निर्धारित है कि नहीं, नहीं है। यह जो केस है गोकुल चंद्र बनाम परवीन कुमारी, गोकुल चंद्र बनाम परवीन कुमारी का केस है। फिर एक बार देखिए सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि भारत में मान्य प्रथा के लिए प्राचीनता तो आवश्यक है, लेकिन कोई समय निर्धारित नहीं है। जैसे कि कहाँ निर्धारित है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में बताइए कब किस कितने कब कब के पहले की प्रथा हो, 1189। भारत में क्या कोई समय निर्धारित है? किस केस में कहा गया प्राचीन हो लेकिन समय नहीं है? गोकुल चंद बनाम परवीन कुमारी। अगला देखिए, दूसरा प्रथा के लिए आवश्यक है कि निश्चितता हो। हम निश्चितता पर आइए। प्रथा अनिश्चित न हो बल्कि निश्चित हो, यानी कि एक विषय के बारे में समाज का कोई वर्ग या पूरा समाज एक जैसा ही व्यवहार करता हो तो हम कहेंगे कि वह प्रथा क्या है, निश्चित है। और अगर आपका एक जैसा व्यवहार नहीं है, समाज के भिन्न भिन्न लोग उस बारे में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, तो हम कहेंगे कि वह प्रथा निश्चित नहीं है। तो मान्य प्रथा की दूसरी शर्त क्या हो गई, वह प्रथा निश्चित होनी चाहिए कि अनिश्चित। अब यहीं पेड़ की छाया वाला के देखिए, आप लोग खुद बताइए। भाई सूर्य आपका पूरब से निकला तो आपका पश्चिम छाया चली गई, दोपहर हुई तो छाया वहीं रुक गई, फिर पश्चिम गया तो छाया किधर चली गई, पूर्व। क्या छाया निश्चित है कि बदल रही है?
तो क्या पेड़ की छाया का जो आपका प्रथा है, क्या ये मान्य होगी कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि ये छाया क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित? अनिश्चित। केस बस याद रखिए, गुरु स्वामी राजा बनाम पीरूमल। गुरु स्वामी गुरु स्वामी राजा बनाम पीरूमल का केस है, याद रखिएगा। ये क्या है, पेड़ की छाया वाला केस है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पेड़ की छाया वाला केस। याद रखिए भाई, बता ही दिया गया। अगला देखिए आपका तीसरा है अनैतिक न हो। अब आइए इसमें, अनैतिक न हो मैंने इमोरल न हो, यानी कि मान्य प्रथा के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रथा मोरल नेचर की हो, माने मोरल हो। आपका देखिए जूरिस्प्रूडेंस में अभी बताना भी है, दो चीज़ें लास्ट में अब देखी जाएगी, छूट गया है तो, एक जर्मी बेंथम और दूसरा आपका कह सकते हैं कि विधि और नैतिकता, हार्ट फूलर विवाद। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन इस पर बनता है और छोड़ा न जाए, लास्ट में अब चलेगा। अब ये आपका 4-5 चैप्टर हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि एक चैप्टर एक दिन में क्या हो जाए, निपट जाए, ताकि नया सब्जेक्ट भी लगाना है। तो क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा कठिन है, तो बार बार बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत स्लो पीरियड में पढ़िए इसको। फिर एक बार देखिए, आपका अनैतिक न हो, यानी कि अगर कोई प्रथा समाज की दृष्टि से अनैतिक है तो वह मान्य नहीं होगी, और नैतिक है तभी मान्य होगी। अब इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है, तो दिखाया जाता है कि हजूर आज ये प्रथा नैतिक या मोरल नहीं है। जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकना, सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाया गया कि ये प्रथा अनैतिक है। अब अनैतिक होता क्या है, इसको देखिए। नैतिक कौन सी चीज नैतिक है, कौन अनैतिक है, ये कहीं परिभाषित करना संभव नहीं है। आपका कौन सी चीज सही, माने कौन, ये समाज का दृष्टिकोण है, समाज किस चीज को अच्छा मानता है वो नैतिक है, और किस चीज को बुरा मानता है वह अनैतिक है। प्राचीन काल में आपका विधवा विवाह को बुरा माना जाता था, आपका वह कार्य नैतिक माना जाता था, लेकिन नहीं, अनैतिक, अनैतिक माना जाता था, लेकिन वर्तमान में अब क्या बना दिया गया, नैतिक। कोई पुरुष और स्त्री बिना विवाह किए हुए एक साथ रहता था, तो कुछ समय पहले तक इस कार्य को अनैतिक माना जाता था, लेकिन अब क्या माना जाने लगा है, नैतिक। अगर कोई महिला बिना विवाह के ही शिशु पैदा करती है, तो कुछ समय पहले इसे अनैतिक माना जाता था, लेकिन अब समाज में बदलाव आया और इसे क्या माना जाने लगा है, नैतिक। इसका मतलब ये हुआ कि नैतिकता समय दर समय, स्थान दर स्थान और देश दर देश बदलती रहती है। जैसे कि विदेशों में है, एक विवाह करिए, 2 साल बाद छोड़िए, फिर विवाह करिए, फिर छोड़िए, और जिंदगी भर विवाह करते रहिए, जबकि भारत में ये उचित नहीं माना जाता। तो देखिए आपका विदेशों में देख सकते हैं, उसमें क्या, चाहे ट्रम्प हो या कुछ भी हो, 3-3 4-4 विवाह किए, तो उसमें अलग बात है, उसमें हमें नहीं जाना है। फिर एक बार देखिए, अगर करार को इसको थोड़ा जोड़िए तो नैतिक अनैतिक पर बहस होगी, आपका हार्ट फुलर विवाद जब चलेगा तो और डिटेल में होगी। लेकिन संविदा अधिनियम की धारा 23 से एक बार जरूर जोड़िएगा कि यदि न्यायालय की राय में, न्यायालय के विचार में किसी करार का उद्देश्य और प्रतिफल, यानी कि किसी एग्रीमेंट का आपका जो पर्पज है, कंसीडरेशन है, वह इमोरल है, अनैतिक है, तो वह करार अवैध होगा, इलीगल होगा, और अवैध के बाद वह वाइड हो जाएगा। क्योंकि पहले अवैध होगा, उसके बाद क्या होगा, शून्य।
याद रखिए, अवैध के बाद क्या हो जाएगा ये हम नहीं बता रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से कॉन्ट्रैक्ट की किस सेक्शन में लिखा गया है, 23। अगला देखिए, आपका जो प्रथा होनी चाहिए वह रिजनेबल होनी चाहिए, यानी कि युक्ति युक्त होनी चाहिए। यानी कि ये दिखाना पड़ेगा कि हजूर ये जो कस्टम है वह रिजनेबल है, युक्त युक्त है या उचित है। अब युक्त युक्त किसे कहा जाता है? युक्त युक्त शब्द की कहीं डिफिनीशन नहीं दी गई है। अगर एक जनरल वे, माने अगर एक सामान्य आदमी को जो कानून में लिखा रहेगा, प्रज्ञावान व्यक्ति, प्रूडेंट मैन, अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास उन चीज़ों को रखा जाए और वह बुद्धिमान व्यक्ति ये कहे कि ये चीज़ें उचित हैं, तो हम कहेंगे कि वह प्रथा भी उचित है। और अगर एक बुद्धिमान या प्रूडेंट मैन कहे कि ये प्रथा उचित नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये प्रथा युक्ति युक्त नहीं। जहाँ तक युक्ति युक्त की बात है, आपका युक्ति युक्ति वर्गीकरण संविधान में भी पढ़िएगा। आर्टिकल 14 से क्वेश्चन बना है। आर्टिकल 14 समता के अधिकार को प्रश्रय देता है, लेकिन युक्त युक्त वर्गीकरण की अनुज्ञा देता है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक हैसियत में हो। तो अगर हैसियत भिन्न भिन्न हो तो भिन्न भिन्न कानून और भिन्न भिन्न नियम उनके प्रति क्या किए जा सकते हैं, बनाए। लेकिन जो भी आपका क्लासिफिकेशन होगा वह क्या होना चाहिए, वहाँ भी रिजनेबल। भाई आप जैसे अनुच्छेद 19 जो भी आप प्रतिबंध स्वतंत्रता पर लगाइए, वह प्रतिबंध क्या शब्द लिखा गया कि प्रतिबंध क्या होना चाहिए, युक्ति। अगला देखिए, शांतिपूर्ण उपयोग प्रथा का हो यानी कि शांतिपूर्ण उपयोग, यानी कि ये नहीं कि मार काट के किया जाए। प्रथा का उपयोग कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण। इसके बाद प्रथा के लिए आवश्यक है, कंटिन्यूटी आवश्यक है, निरंतरता आवश्यक है, अनवरतता आवश्यक है। इस पर फिर आपका मछली वाला जाल सुखाने वाला केस पूछा जाता है। फिर एक बार इसको देखिए, मान्य प्रथा के लिए यह आवश्यक है कि वह बीच में रुकी न हो, यानी कि हमेशा वह प्रथा क्या हो रही हो, चलती रही हो। अब आइए, अगर प्रथा को कहीं बीच में ब्रेक कर दिया गया था तो वह प्रथा मान्य, लेकिन लगाना है। यदि प्राकृतिक कारणों से उस प्रथा पर ब्रेक लग गया तो क्या वह निरंतर चलती हुई, क्या वह ब्रेक प्रथा के लिए आपका कह सकते हैं कि नुकसानदायक होगा कि नहीं, नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में कोई प्रथा थी, कोरोना काल आ गया और उस प्रथा पर कुछ समय के लिए सरकार ने क्या लगा दी, रोक। फिर आपका कोरोना काल गया तो फिर प्रथा शुरू हो गई, तो ये रोक नहीं मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि प्रथा लगातार क्या हो रही है, चल रही है। अब आपका जाल सुखाने वाला उदाहरण, मर्सर बनाम डेंडे केस है इंग्लैंड का। मर्सर बनाम डेंडे का केस है, मछली का जाल सुखाने वाला केस। मर्सर मर्सर बनाम डेंडे का केस है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपका ये होता है कि मछुआरे नदी के किनारे कई सालों से अपनी मछली के जाल को फैलाकर सुखा रहे थे। एक बार भयंकर बाढ़ आई और 4-5 माह तक उस स्थान पर बाढ़ का पानी भर गया। फिर वो दोबारा अपनी जाल सुखाने गए तो जिसकी जमीन थी वह जाल सुखाने से रोक दिया। मछुआरे चले गए कोर्ट में, ये हमारा रूढ़ है सुखाने का, जमीन का मालिक कह रहा है रूढ़ है तो अब ब्रेक हो गई है, निरंतरता कहाँ रही, 6 माह तो पानी लगा रहा है, ये लोग सुखाए ही नहीं। तो मछुआरे कह रहे थे कि हमारी गलती थोड़े हैं,
ये तो प्राकृतिक घटनावश ब्रेक लगा। जैसे ही प्राकृतिक घटना दूर हुई, हम तुरंत आ गए सुखाने। तो बताइए, क्या ये निरंतरता मानी जाएगी कि नहीं? मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रेक जो हुआ है मानव ने नहीं किया, बल्कि किसने किया है? प्रकृति ने। अगला देखिए आपका, सुसंगतता या पारस्परिक संगतता, म्यूचुअल। आपका पारस्परिक को म्यूचुअल कहते हैं, रेलेवेंसी। सुसंगतता मैंने एविडेंस में पढ़ते हैं। पारस्परिक सुसंगतता यही गलत होता है। देखिए, पारस्परिक सुसंगतता का मतलब क्या हुआ? पारस्परिक सुसंगतता या म्यूचुअल रेलेवेंसी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी विषय पर कोई प्रथा चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में दो प्रथाएं साथ साथ ऐसा न चलें जो एक दूसरे के विरोधी हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो प्रथाएं समाज में एक दूसरे के विरोध में चल रही हैं, तो वे प्रथाएं मान्य नहीं होंगी। यानी कि कुछ लोग आपका एक चीज मान रहे हैं और कुछ लोग उसके विपरीत बात मान रहे हैं। अर्थात जो प्रथा चल रही है वह अन्य प्रथाओं से उनका टकराव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं पारस्परिक, क्या कहते हैं? सुसंगतता। विसंगतता कब हो जाएगी? जब दो प्रथाएं आपस में क्या होंगी? टकरा जाएंगी। अंतिम आ जाइए, जो आवश्यक तत्व हैं, परिनियमित विधि के विरोध में न होना, जो लास्ट पॉइंट है। परिनियमित विधि माने स्टेचुटरी लॉ। स्टेचुटरी लॉ मतलब अधिनियमित विधि। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कानून का निर्माण विधायिका ने कर दिया है और प्रथा जो है अब उस कानून के विरोध में हो गई है, तो बताइए कानून लागू होगा कि प्रथा अब लागू होगी? नहीं नहीं, फिर एक बार देखिए। जैसे सती प्रथा थी, और सती प्रथा को परिनियमित विधि द्वारा या अधिनियम द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, तो क्या वह अब सती प्रथा मान्य होगी कि कानून रोक दिया तो खत्म हो जाएगी? फिर एक बार समझिए, सही बता रहे हैं। न समझ में आए तो फिर बताया जाएगा भाई, कोई ये नहीं है। आप एक बार कम से कम इशारा तो करिए, 10 बार मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक दिमाग में न बैठ जाए तब तक बताया जाएगा। फिर एक बार देखिए, प्रथा को अधिनियमित विधि या लिखित विधि के विरोध में नहीं होना चाहिए। अगर वह विरोध में है तो वह मान्य नहीं होगी और कानून प्रिवेल करेगा। तमाम जो प्रथाएं थी भारत में, कानून बनाकर उन पर क्या लगा दी गई है? रोक। अब वह प्रथा की मांग नहीं की जा सकती। 3 4 उदाहरण मैं तो लगातार बता रहा हूँ। जैसे विधवा विवाह न होना, बाल विवाह की प्रथा थी, बधुआ मजदूरी थी, दास प्रथा थी, आपका सती प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, इत्यादि पर आपका शोषण था, अस्पृश्यता थी। आपका तमाम प्रथाओं को भारत में आपका माने बेगारी प्रथा थी, ये सबको कानून बनाकर क्या किया गया है? रोका गया। छुआछूत की प्रथा थी, सबको रोका गया है। अब ये प्रथाएं क्या वैध मानी जाएंगी कि अब अवैध मानी जाएंगी? अवैध, क्योंकि कानून द्वारा इन पर क्या लगा दिया गया हो? रोक। यानी कि कानून के विरोध में प्रथा नहीं होनी चाहिए। अगर कानून बन गया, उसके प्रथा उसके विरोध में है, तो वह मान्य प्रथा होगी कि नहीं? नहीं। अब लास्ट में संविधान में जोड़ लीजिए, प्रथा रूढ़। अनुच्छेद 13(3)(a) में प्रथा और रूढ़ि को विधि मानते हुए ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई प्राचीन प्रथा और रूढ़ि है और हमारा मूल अधिकार है, अगर मूल अधिकार परिनियमित विधि हो गया और प्रथा रूढ़ि क्या है? प्राचीन। अगर दोनों में टकराव होता है
तो वह प्रथा और रूढ़ि उस मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी, जिस मात्रा तक हमारे मूल अधिकारों के क्या हैं, विपरीत। इसमें थोड़ा बहुत पेच आपका धर्म वाला बनता है। अब धर्म के मामलों में प्रथाएं तमाम चलती हैं, तो उसका मैं कल उपाय बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की राय में कोई प्रथा धर्म का एसेंशियल पार्ट है, तो वह प्रथा मान्य होगी, भले मूल अधिकारों के क्या हो, विपरीत। लेकिन अगर वह धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, तब तो भाई हमारे मूल अधिकार क्या करेंगे, लागू होंगे, और वह प्रथा क्या होगी, शून्य होगी। जैसे कि नमाज पढ़ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि मस्जिद में नमाज पढ़िए, कहीं भी पढ़ी जा सकती है, तो मस्जिद में ही नमाज पढ़ा जाए, ये मुस्लिम धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है। या ट्रिपल तलाक पर भी यही आया कि मुस्लिम विध का ये अनिवार्य अंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य अंग मारने से क्या कर दिया, जैसे लाउडस्पीकर लगाकर आपका माने अपना कह सकते हैं कि आप अपना माने कह सकते हैं कि पूजा पाठ करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से चिल्ला चिल्ला कर किसी भी धर्म को ये इजाज़त नहीं है। ये कहाँ लिखा गया है कि आप लाउडस्पीकर से ही आप क्या कह सकते हैं कि पूजा पाठ करेंगे। अतः आपका ध्वनि प्रदूषण धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं। तो ये क्या ध्वनि माने लाउडस्पीकर लगाकर और पूजा पाठ करिए, क्या ये किसी धर्म का अभिन्न अंग या मूल अंग क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं माना, नहीं माना। अगर मान लेता तो मैं बता दूं, आपका लाउडस्पीकर और लोग तेज तेज बजाते